नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर में होने वाले छात्र संघ चुनाव की। बता दें कि बागेश्वर में छात्र संघ के चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस बीच एबीवीपी और एनएसयूआई के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। तो बागेश्वर के बीडी पांडे कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। कैंपस के छात्रों के साथ राजनीतिक दलों संगठनों के उम्मीदवारों के नामांकन शुरू किए गए हैं, जिसमें एनएसयूआई की ओर से राहुल कुमार और एबीवीपी ने खजान सिंह को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के दिन कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने अपने छात्र उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाकर जीत के लिए मनोबल बढ़ाया। जहां अध्यक्ष पद के लिए दोनों उम्मीदवारों ने एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यों को ध्यान में रखकर छात्र छात्राओं से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। नज़र नहीं आते नज़ारों की बात करते हैं, साल भर घर में बैठ आज कॉलेज की समस्याओं की बात करते हैं, हाथ जोड़कर छात्र छात्राओं को भ्रमित करने वाले आप परिसर में परिवर्तन की बात करते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा नहीं है जो साल भर घर में बैठे रहते हैं। ऐसा हमारा संगठन नहीं है। हमारा संगठन चाहे कोरोना काल हो या कोई विपत्ति का हो। हमारे परिसर की जो है नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक लगभग 12 कैंडिडेट ने अपना नामांकन कर रखा है, जबकि अध्यक्ष के एक पद, उपाध्यक्ष एक पद, छात्राध्यक्ष एक पद, सचिव के एक पद, सांस्कृतिक परिषद के एक पद और विषय प्रतिनिधि के एक पद और संकाय प्रतिनिधियों के पद पर जो है नामांकन होना है और लगभग आज शाम तक ये प्रक्रिया चलेगी। हमारे परिसर बागेश्वर में जो समस्याएं हैं वो तो विभिन्न प्रकार की हैं। आज तक छात्र छात्राएं जो है अपनी मांगें उठाते रहे, अपनी आवाज़ों को उठाते रहे, लेकिन छात्र नेता जो उनके द्वारा बहुत भरोसे से चुने गए थे, लेकिन उन छात्र नेताओं के द्वारा बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की के डीएवी कॉलेज की, जहां पर 7 नवंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और प्रत्याशी नामांकन पत्र भर रहे हैं। तो रुड़की के डीएवी कॉलेज में 7 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। कॉलेज के चुनाव अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के अनुसार चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें 7 नवंबर को चुनाव होंगे और उसी दिन चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं इस बार एबीवीपी को टक्कर देने के लिए एनएसयूआई की ने भीम आर्मी छात्र संगठन से गठबंधन कर लिया है और भीम आर्मी छात्र संगठन की तरफ से सचिव पद पर मोहम्मद नदीम को खड़ा किया गया है। तो अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने अभिजीत को कैंडिडेट बनाया है। उन्हें उम्मीद है कि उनका यह गठबंधन एबीवीपी को खासी टक्कर देगा। आपका धन्यवाद करता हूं पत्रकार बंधुओं का। जो डीएवी कॉलेज में चुनाव चल रहा है काफ़ी दिनों से, हर बार कभी एनएसयूआई कभी एबीवीपी जीतती है, कई बार से एनएसयूआई जीतती आ रही है। तो इस पिछले बार भी हमने अपना कैंडिडेट लड़ाया था, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए थे। इस बार हमने डिसाइड किया कि हम एक ही पद पे चुनाव लड़ेंगे और हमारा अलायंस हुआ एनएसयूआई से। नामांकन पत्रों की वितरण का जो कार्यक्रम था वो था, तो आज 3 बजे तक हमने नामांकन पत्र वितरित कर दिए हैं। उसके बाद कल यानी कि 4 तारीख से जितने भी जो हमारे नामांकन पत्र हमने दिए हैं उन सभी को की तरफ से सचिव पद का कैंडिडेट हूँ और हमारा एनएसयूआई के साथ अलायंस हो रखा, जिसमें दोनों पार्टी साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है और ये छात्रों के हितों की लड़ाई है। तो दोनों पार्टी इस बार साथ मिलकर छात्रों के हितों का सम्मान करते हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां उत्तराखंड में मस्जिद और मदरसों को लेकर पद यात्रा की जा रही है। तो उत्तराखंड को सभी मस्जिद, मदरसों और मज़ारों से मुक्त कराने के लिए एक बार फिर संत नरसिंहानंद सरस्वती ने मुहिम शुरू कर दी है। उनके शिष्य यति राम स्वरूपानंद महाराज ने हरिद्वार हर की पैड़ी से राजधानी देहरादून के लिए पैदल कूच किया। इससे पहले भी संत नरसिंहानंद मज़ारों, मदरसों और मस्जिदों को लेकर विरोध जताते रहे। बता दें कि हर की पौड़ी से शुरू हुई पैदल यात्रा आगामी 5 नवंबर को देहरादून राजधानी पहुंची, जहां 6 नवंबर को रक्त से लिखा ज्ञापन सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। यात्रा में कई साधु संत भी शामिल हुए। साधु संतों का कहना है कि पूरे उत्तराखंड में तमाम मदरसे और मस्जिद मकर जाल की तरह फैले हुए हैं। ऐसे में इनका हटना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल नफरत फैलाते हैं। संत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि इजराइल में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में अब समय आ गया है कि इन मदरसों, मस्जिदों पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और किसी के लिए यात्रा निकाली जाए। देखिए, हमारे शिष्य हैं यति राम स्वरूपानंद जी महाराज।
इन्होंने पूरे उत्तराखंड में सारे सभी जिलों का दौरा किया, वहाँ यात्रा की और रक्त से पत्र लिखे ताकि उत्तराखंड की जो ये हमारी पवित्र देवभूमि है ये जिहाद और जिहादियों से मुक्त हो सके। पूरे उत्तराखंड में जो मकड़जाल फैल गया है मस्जिदों का, मज़ारों का और मदरसों का, इससे इस पवित्र भूमि को मुक्त करवाना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है यह देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण पदयात्रा हर की पैड़ी से प्रारंभ होगी और रायवाला में रात्रि विश्राम होगा और उसके बाद में अगले दिन फिर जो है डोईवाला में विश्राम होगा और फिर 5 तारीख। तो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने धामी सरकार की तारीफ की है। अध्यक्ष समून कासमी ने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में सभी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली तालीम को नई शिक्षा नीति से जोड़ा जा रहा है, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सरकार की इस पहल पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना समून कासमी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने सरकार की अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश भर में अवैध कब्जाधारी और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, जिसका मदरसा बोर्ड भी समर्थन करता है। साथ ही नैनीताल में अवैध मदरसों पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई को भी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने सही ठहराया है। समून कासमी ने आगे कहा कि सीएम धामी अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने जा रहे हैं, जिसमें अवैध काम करने वालों की उत्तराखंड में कोई जगह नहीं। तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, किस तरह के वक्तव्यों को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए उसका विरोध मैं आपको ये बता दूं, अभी हमने लंढौरा के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम था हमारा, जिसमें कई सौ हमारे मदरसों के संचालक वहां आए थे और दारुल देवबंद जो इस एरिया का बहुत बड़ा एक विश्व लेवल की एक संस्था है, उसके उस्ताद हैं मुफ्ती रियासत अली साहब। उनके नेतृत्व में उन्होंने उन्हें बुलाया और सारे लोगों से हमने बात की। मैं आपको बता दूं कि लोगों ने हमसे ये कहा कि भाई हम तो संस्कृत अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और हम हायर करेंगे संस्कृत पढ़ाने के लिए। संस्कृत का कोई विरोधी नहीं है, वेद का कोई विरोधी नहीं है। तो बेटे में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां राशन डीलरों ने जिला पूर्ति कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। तो तहसील परिसर के जिले के राशन डीलरों की तरफ से जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरना देने वाले राशन डीलरों का कहना है कि उनके विभिन्न मुद्दे में पेंडिंग चली आ रही 15 महीनों के बिलों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। उनका कहना है कि बार बार अधिकारियों को उससे अवगत कराने के बाद भी इस विषय को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण जिले के राशन डीलरों को अपना काम करने में काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राशन डीलरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि खाद्य पूर्ति अधिकारी कार्यालय में कुछ दलाल उक्त बिलों को पास कराने के एवज में 20% की कमीशन भी मांग रहे हैं। यानी अगर हम एक एक पेज में करीब 35-40 दुकानदार लेते हैं तो इन जनरल करीब 30 से 40 मिनट का समय लगता है उसमें। तो एक साथ अचानक एक दिन में सारी कार्रवाई हो पाना संभव नहीं होता, इसलिए 2 दिन मैं कर चुका हूँ। अगले 2 दिन 4 दिन में हमारा ये काम फिनिश हो जाएगा, फिर उनके अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। एक बात है, अगर इस तरीके की चीज़ है तो वो सीधे मेरे तक संपर्क करें, मुझे शिकायत दें। बिल्कुल दुकानें हमारी 7-8 दुकानें पड़ी हुई हैं जो अभी तक 6 महीने हो गए, उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मजबूरन के कारण आज हम जिला पूर्ति कार्यालय में अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक दे रहे हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आज तो ये थोड़े ही हैं, हमारे पूरा जिला। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं रुड़की की, जहां वाल्मीकि समाज में रोष देखने को मिल रहा है। ये रोष महिलाओं के मंदिर में पूजा करने से रोकने को लेकर जताया गया। तो रुड़की के एक मंदिर में पंडित पर वाल्मीकि समाज की महिलाओं को मंदिर में पूजा पाठ करने और उन्हें मंदिर से बाहर निकालने से वाल्मीकि समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों के साथ अपने स्थानीय पार्षद चारू के साथ गंगनहर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को पंडित के खिलाफ तहरीर दी। वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप है कि समाज की 2 महिलाओं के पास के बने मंदिर में गई थी। ये मंदिर सभी का मंदिर है। जब महिलाओं ने पूजा अर्चना के लिए मंदिर में प्रवेश किया तो पंडित जी ने मंदिर में उनके प्रवेश का विरोध किया और उल्टे सीधे आरोप वाल्मीकि समाज पर लगा दिए। इतना ही नहीं, पंडित का कहना है कि ये मंदिर वाल्मीकि समाज की नहीं है, इसलिए यहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग नहीं आ सकते हैं, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुलिस ने पंडित के खिलाफ केस दर्ज न किया तो वो आंदोलन करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। कुछ वाल्मीकि समाज और एक मंदिर के पुजारी के बीच में आपस में एक विवाद हुआ था, तो दोनों पक्षों को यहाँ इसमें थाने पर आए थे। दोनों के पक्षों के बीच में आपस में बैठ कर बात होगी और दोनों के बीच में समझौता हो गया और उसके बाद में दोनों। मेरा नाम रवि चौटाला है। क्या हुआ? जैसा कि अभी मेरे भाइयों द्वारा पता चला कि एक पंडित ने भगवान वाल्मीकि के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जो कि बहुत गलत है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पंडित के विरुद्ध मामला है कि सुबह प्रातःकाल मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी कथा सुनने के लिए बर्फ खाने पर स्थित जो कृष्णा मंदिर। बुलेटिन में बात कर लेते हैं अल्मोड़ा की, जहां राज्य मंत्री मधु भट्ट अल्मोड़ा पहुंची, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो उत्तराखंड सरकार के संस्कृति, साहित्य और कला परिषद की राज्य मंत्री मधु भट्ट पहली बार अल्मोड़ा पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र के स्थानीय नंदा देवी मंदिर में नारी शक्ति की तरफ से लगाए गए लोकल उत्पादकों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उत्तराखंड की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री की लोकल फॉर वोकल से जोड़ा जा रहा है, जिसका फायदा आज उत्तराखंड की नारी शक्ति को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये नई पहल शुरू की है, जो पूरे प्रदेश में चलाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट जो एक विजन है, जो हमारे जो घरेलू उत्पाद हैं उनको एक विश्व बाजार में जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो मंडवा हो, कोदा हो, झंगोरा हो, यहाँ की जो ऐपण है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में एक अलग ही अनूठा एक संदेश देती है। तो उस संस्कृति को पुनः हम जो विलुप्त होती हुई संस्कृति थी उसको जो जागृत करने के लिए, उसको एक मैं कहूँगी एक बाजार देने के लिए, ताकि हम लोग जो भी कोई भी आए उनको प्राथमिकता के आधार पर जहाँ भी हम जाते हैं उन घरेलू उत्पादों को ज़रूर खरीदें। और यहाँ से जो विलुप्त होती हुई जो हमारी जो चीज़ें थी, कई बार आपने देखा होगा जो बुनाई में यहाँ पे देख रही हूँ, बहनें जो बुनाई करती थी, हथकरघा करती थी, हाथ से अपने खादी तो आज पूरे विश्व में विख्याति है, हाथ से जो हथकरघा जो किया जाता था उस। बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां 4 पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य ठप पड़ा है, जिसको लेकर अब खूब राजनीति देखने को मिल रही है। तो अल्मोड़ा में पार्किंग निर्माण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि अल्मोड़ा शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए अल्मोड़ा में करोड़ों की लागत से 4 पार्किंग स्थलों पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते पिछले कई महीनों से पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोग यातायात की समस्या से परेशान हो रहे हैं। इस मामलों को लेकर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि पार्किंग स्थलों के बनने से लोगों को यातायात समस्या से निजात मिलेगी और वहीं इस पार्किंग निर्माण कार्य का शुरू करवाना जिला प्रशासन की ही जिम्मेदारी है और जो समस्या आ रही है उसका निस्तारण भी होना चाहिए। तो वहीं एमयू के कर्मचारी का कहना है कि कार्य ठप होने से वाहनों के संचालन में दिक्कत आ रही है, साथ साथ लोगों को जाम की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंगें अल्मोड़ा शहर में बन रही हैं, इससे अल्मोड़ा की जनता को ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी बहुत लाभ होगा और जो यातायात की कठिनाइयाँ अल्मोड़ा शहर में हो गई हैं उससे निजात मिलेगी। और केएमयू के पास जो उनकी ज़मीन पर जो पार्किंग बन रही है उसमें थोड़ा शायद अवरोध हुआ है। ये बजट आया था 2,90,33,000 रुपया और जिसके साथ विकास प्राधिकरण के साथ एग्रीमेंट हुआ था। इसका CNDS इसको रानीखेत बना रहा था। बीच में ये क्या नाम बोलते हैं काम भी चालू हो गया था। ये बिल्डिंग जो तो उत्तराखंड में पूर्व विधायक संगठन ने धामी सरकार से कई सवाल किए हैं। ये सवाल चकबंदी और रिटायर अधिकारियों को फिर से दी गई नियुक्ति को लेकर। तो उत्तराखंड के पूर्व विधायक अब धीरे धीरे एक मंच पर आने लगे। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों ने एक संगठन खड़ा किया है और उन्होंने सरकार पर कई सवाल खड़े किए। वहीं कई बिंदुओं पर उन्होंने सरकार से कार्य करने की बात भी कही है। इस दौरान पूर्व विधायक संगठन का कहना है कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अधिकारी रिटायर होते हैं उनको दोबारा से वहीं पर नियुक्ति दी जाती है, इसलिए उत्तराखंड में कोई भी अधिकारी रिटायर ही नहीं होता है। इस पर सरकार को सोचना होगा और इन अधिकारियों को रिटायर कर बाकी युवा वर्ग को मौका दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर आज तक की भी चकबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण उत्तराखंड के पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है। अगर यहाँ पर चकबंदी की जाए तो इस पलायन को रोका जा सकता है।
वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्य सचिव से लेकर कई बिंदुओं पर इस मामले को लेकर बात की है। उनसे कहा गया है कि इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर नौकरशाही इतनी हावी है कि पूर्व विधायकों का सम्मान तक नहीं किया जाता। देखिए, हमने प्रदेश की जो विभिन्न जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर के हमने कई बार बैठे हम लोग। अब हम तो पहले बैठते थे तो वो अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे, अपने सुख दुख के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन सब लोगों ने विषय आया कि भाई इसको जो है एक बड़ा रूप दिया जाए और प्रदेश के प्रति हम लोग देखिए, हम लोगों को प्रदेश की जनता ने हम लोग को प्रतिनिधित्व दिया, उन्होंने हमको आगे मौका दिया और हम लोगों का देखिए हम उस उत्तरदायित्व से उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो प्रदेश की जो भी, क्योंकि हमारे पास भी अभी भी लोगों का जो है आना जाना, लोगों की समस्याएं, फिर हम भी देखते हैं जब क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती है, उनको उठाने की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं। तो हम सब लोगों ने ये तय किया कि उसमें जो है हम लोग एक इसको पूर्व विधायक जितने भी हमारे उन सबको संगठित करके, चाहे किसी पार्टी से हो। बुलेटिनों के आखिरी में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां गंगोत्री नेशनल पार्क के क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगी। तो गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र की देवगाड़ के जंगल में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। हादसे में लाखों की वन्य संपदा जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया। वन कर्मियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये क्षेत्र इकोसिस्टम जोन और समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर है और इस पहाड़ी पर वनस्पति या पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ पर जाना भी दुर्लभ है। वहीं इस घटना पर गंगोत्री नेशनल पार्क विभाग और गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि मेरी टीम की तरफ से पहाड़ी की चोटी पर आग बुझाने का काम किया गया। आग कैसे लगी अब तक कुछ पता नहीं चला है, इसकी अब जांच की जा रही है। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।